हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम एनएमआर चैप्टर के लेक्चर की स्टडी करेंगे। इस एनएमआर चैप्टर को बहुत सारे लेक्चर्स में डिवाइड किया है। इसके ऊपर आपके लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे नोटेड होंगे। आप सीरियल वाइज इन चैप्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। एनएमआर 3 शब्द है इसमें। पहला है न्यूक्लियर, दूसरा मैग्नेटिक और तीसरा रेजोनेंस। न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें इसका जो प्रिंसिपल आएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। तो हम इसको थोड़ा ब्रीफ पे पहले समझते हैं क्या है, फिर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कैसे इसको एग्जाम में नोट करना है। एक्चुअल में आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, कोई भी आवेशित कण होता है, और वो जब सर्कुलेट करता है, वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो उससे उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। आपके नाभिक पर, न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है आप बताओ? पॉजिटिव। और नाभिक भी एक धनावेशित कण मानते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, अपनी अक्ष पर रोटेट करता है। ठीक है। तो नाभिक भी क्या हुआ, न्यूक्लियस भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ जो रोटेट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या करते हैं, एक छोटा सा मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट मानते हैं। अब अगर किसी मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो इसका स्टार्ट यही है कि जब हम न्यूक्लियस को, कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस तो सब में होता है, सारे एटम में होता है, सभी परमाणु में होता है। ठीक है। तो उसमें कार्बन का भी हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन का भी हो सकता है, इवन इटसेल्फ प्रोटॉन, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, नाभिक है। ठीक है। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो स्प्लिट हो जाता है, वो अलग अलग दिशाओं में ओरिएंट हो जाता है, अभिविन्यासित हो जाता है। ठीक है। तो इसके दो वर्ड समझ में आए। पहला न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक एक छोटा सा चुंबक के समान व्यवहार करता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इसको, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसका जो मैग्नेट है, जो चुंबकीय सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ओरिएंटेट हो जाती है अलग अलग दिशाओं में। और तीसरा जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे रेजोनेंस। और एक और वर्ड है इसका, आर का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, यानी आप कौन सी विकिरण का इसमें इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, आपने सेकेंड ईयर के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं यूवी के अंदर आपने क्या इस्तेमाल करते हैं, यूवी के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो यूवी रेडिएशन। आईआर के अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आईआर रेडिएशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे यूवी की अगर बात करें तो इसमें ट्रांजिशन कौन सा होता है? ट्रांजिशन मतलब एक लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जब जाता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उसको हम ट्रांजिशन कहेंगे। तो यूवी में कौन सा ट्रांजिशन होता है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है। आईआर में कौन सा होता है? वाइब्रेशनल। ठीक है। तो ऐसे ही एनएमआर के अंदर कौन सा ट्रांजिशन होता है? इसमें न्यूक्लियस आ रहा है तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन बोलेंगे। लेकिन ट्रांजिशन कब होता है? जब आप उसमें रेडिएशंस डालते हो। तो जैसे यूवी में कौन सी रेडिएशन डाली है? यूवी। आईआर में कौन सी डाली है? आईआर। तो एनएमआर में कौन सी रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं? तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो आवृत्ति वाली विकिरण का यूज करते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 16 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है। ठीक है। तो एक बेसिक चीज मैंने बताई था, एनएमआर में एन, एन और आर, ये 3 शब्द हैं, इनका यूज क्या है, इनसे ही अपन इसके प्रिंसिपल को नोट करेंगे, लिखेंगे, है ना। तो पहला मतलब एन का मतलब न्यूक्लियस, जो एक छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दूसरा, इसको हम रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में। और तीसरा, इसके अंदर डालेंगे आप रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, रेडियो आवृत्ति विकिरण इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे। तो फिर इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा? नाभिकीय संक्रमण, न्यूक्लियर ट्रांजिशन होगा, जिससे नाभिक
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और एक सिग्नल हमको दे देगा, और वो जो सिग्नल आएंगे उनको हम बोलेंगे NMR सिग्नल। ये इसका एक मैंने ब्रीफ में आपको आइडिया दिया है, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम के अंदर आएगा NMR का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो आप इसको पॉइंट्स के रूप में नोट कर लेंगे, मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी के अंदर आफ्टर द लेक्चर कंप्लीटेड। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये आएगा जो मैंने आपको बोला कि नाभिक एक आवेशित कण है। नाभिक एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, इससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में जब हम इस नाभिक को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में उच्च सामर्थ्य वाले हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखते हैं तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण वो अलग अलग दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है, ओरिएंटेड हो जाता है। ये इसका सेकंड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने ओरिएंटेशंस आएंगे भाई, कितने में डिवाइड होगा, 2 में, 3 में, 4 में, तो ये डिपेंड करता है इसके स्पिन नंबर पर। न्यूक्लियर नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे I से। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, नाभिक एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करता है। दूसरा पॉइंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस ओरिएंटेशन होगा। तो कितने ओरिएंटेशन होंगे वो डिपेंड करेगा I के ऊपर। I क्या है, स्पिन मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का चक्रण क्वांटम संख्या है। तो सबसे पहले इसकी एक टेबल बनाएंगे कि I की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। तो आप बुक्स में भी देखेंगे तो एक टेबल बनी हुई है, उसको अपन देखेंगे। ये डिपेंड करती है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और एक आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप क्या बोल सकते हो, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग इसकी I की वैल्यू क्या होगी, और उसके फिर आपके पास एग्जाम्पल क्या है, एक छोटी सी टेबल आप डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूँ मास नंबर क्या है, E1 है, और एटॉमिक नंबर भी क्या है, E1 है, सम, तो फिर I की वैल्यू आएगी 0। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल जरूर आपको याद करने हैं, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर आपका मास नंबर E1 है और ये अगर ऑड हो जाता है तो उस केस में इसके I की जो वैल्यू होगी वो आपके आएगी 1, 2, 3, 135 या 1 इंटीजर पूर्ण इसमें रूप में। जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, नाइट्रोजन। तो देखो 14 क्या है इसका मास नंबर, 14 किस में आएगा, E1 में। 7 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, तो ये किसका क्या है, ऑड है। तो ऐसे जो होते हैं ना उनकी I की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर है। थर्ड केस बनाएंगे, अगर ये ऑड हो जाता है, विषम हो जाता है, उस केस में परमाणु क्रमांक अगर आपका E1 है या ऑड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो I की वैल्यू आपकी होगी 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो। और एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्रोटॉन, कार्बन 13, आप चेक कर सकते हो ऑड लेवल पर। तो ये टेबल है जिसको आपको याद भी रखनी है और इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस भी बने। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जब स्पिन नंबर 0 है तो इसका मतलब स्पिन नंबर अगर 0 आता तो ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे नाभिक, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक के लिए I का मान 0 आता है वो NMR में कोई भी स्पेक्ट्रम सिग्नल नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, NMR इनएक्टिव। और वेरी गुड एग्जांपल आर दीज टू। क्वेश्चन आएगा NMR एक्टिव और इनएक्टिव किसे कहते हैं,
तो जिनके आई की वैल्यू 0 होती है वो NMR स्पेक्ट्रम में कोई भी सिग्नल शो नहीं करते हैं। ऐसे परमाणु या नाभिक को हम NMR इनएक्टिव, नाभिकीय असक्रिय कहते हैं। नेचुरल है जिनकी वैल्यू 0 नहीं है, यानी जिनकी वैल्यू 1 2 3 या हाफ में फ्रैक्शन में है, उन न्यूक्लियस को NMR एक्टिव कहते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, NMR एक्टिव और व्हाट इज NMR इनएक्टिव। ठीक है, अब आई की वैल्यू जब आपके पास आ जाती है तो इस आई की वैल्यू से कितने ओरिएंटेशंस होते हैं। अब नाभिक तो हमारे पास बहुत है, कार्बन में भी, ऑक्सीजन में भी, सब में है। आपने देखा जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरली यही काम में लेते हैं, नाइट्रोजन भी आता है। तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, इनके आई की वैल्यू 0 होती है, तो इसके लिए कोई स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे। तो बचा कौन? हाइड्रोजन, यानी कि प्रोटॉन। इसलिए जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में केवल प्रोटॉन का NMR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, व्हाट इज PNMR? तो NMR तो वही है, लेकिन P का मतलब प्रोटॉन। तो जब आप नाभिक के रूप में प्रोटॉन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं PNMR, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये PNMR की डिफाइन हुई। अब अभी मैंने आपको बताया नाभिक एक मैग्नेट है, उसको आप दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ओरिएंटेशंस आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अपन बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू कितनी है? 1/2। टोटल जो ओरिएंटेशन होते हैं, अभिविन्यास जो होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है 2ni+1। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियस है और आई उसकी वैल्यू है। तो अभी एक प्रोटॉन की बात करें तो n बराबर 1 है, i बराबर 1/2 है, तो कितने ओरिएंटेशन आएंगे? 2। क्लियर? तो प्रोटॉन के लिए कितने, अगर आप प्रोटॉन, किसी प्रोटॉन को अगर आप आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ओरिएंटेशन कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, तो एक लोअर एनर्जी वाला होगा और एक हायर एनर्जी वाला होगा, जस्ट लाइक दिस। प्रोटॉन के लिए हम इसको फॉर्मूले के भी इसमें डायग्राम से भी शो कर सकते हैं इस तरह से। ये प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड है जिसको अपन म्यू से इंडिकेट करते हैं। इसको मैंने किसी दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, H0 उसकी क्या है? स्ट्रेंथ है। तो ये क्या है आपका? आउटर मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ये क्षेत्र की क्या है? सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। और ये आपका उसका न्यूक्लियस का, प्रोटॉन का। तो ये डिवाइड हो गया, एक हो गया जिसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई और जिसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, -μH0, और एक की हो गई +μH0 है। जस्ट लाइक अपन बात करते हैं, इसकी एनर्जी क्या है? E1, इसकी एनर्जी क्या है? E2। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा E = H, ये ना इजिकल टू क्या हो गया? E2 - E1। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा? μH0 - μH0 इजिकल टू 2μH0। दिस इज Hν एंड हियर दिस न्यू इज व्हाट? ठीक है, यहाँ पे ये न्यू क्या है? तो न्यू है आपका 2μH0/H। ये न्यू आवृत्ति है किसकी? उस रेडियो आवृत्ति वाली विकिरण की आवृत्ति है जो इस पे डालोगे तो वो नाभिक यहाँ नीचे बैठा है, ये एकदम कम ऊर्जा वाला है, ये उच्च ऊर्जा वाला, तो यहाँ से यहाँ उत्तेजित होकर चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर ट्रांजिशन, नाभिकीय संक्रमण। ठीक है, तो आपकी 3 बात आ गई, नाभिक, मैग्नेटिक फील्ड लगाया और उसके ऊपर आपने क्या डाली? Hν आवृत्ति वाली विकिरण डाली, विकिरण आपतित करें। तो उस विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? न्यू। तो कौन सी आवृत्ति की विकिरण डालनी है आपको? सबके लिए अलग अलग होगी, सबका गैप अलग अलग होगा। तो इस केस में न्यू की वैल्यू इससे डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे न्यू क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे की बात बताऊंगा। थैंक यू।